हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 6 में हम लोग हैं, ठीक है। चैप्टर 6 जो सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का, इसमें हम लोग हैं और इसका भी आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 को लेकर। अभी तक इस चैप्टर के 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, 2 लेक्चर हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था सॉइल के बारे में। स्पेसिफिकली हम लोगों ने बात की थी अबाउट दी प्रोफाइल ऑफ सॉइल, ठीक है, जहां पर हमने सॉइल होराइजन के बारे में बात की थी और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स की हमने बात की थी, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। इसके बाद जो अगला पार्ट था यानी कि जो पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने बाकी बचे हुए जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, जैसे कि फॉरेस्ट सॉइल्स, पीटी सॉइल, सैलाइन सॉइल्स, ये सारी की सारी सॉइल्स को लेकर हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। आज हमें जो बात करनी है दैट विल बी अबाउट सॉइल कंजर्वेशन, कि किस तरीके से जो सॉइल है उसको कंजर्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को अब तक पता लग चुका होगा कि हम एक मिशन के तहत, मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि आप सभी लोगों तक अफोर्डेबल एजुकेशन को पहुंचाना, ठीक है। फ्री एजुकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाने की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए हम आप लोगों को का सहयोग की हमें ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की हमें ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा आप लोग साथ देंगे, जितना ज़्यादा आप लोग सहयोग करेंगे, तो उतना ही इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों के लिए और नए नए कोर्सेज़ यहाँ पर आ सकते हैं और इन जो कोर्सेज़ चल रहे हैं उनमें नोट्स हैं, उनमें क्विजेज़ वगैरह हैं, वो सब आप लोगों को दिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अपना जो साथ है, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक है तो उनके लिए जो लिंक्स है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस मिशन में हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए, इसका फ़ायदा आप लोगों को ही डायरेक्टली मिलेगा। तो जितना भी हो सकता है, जितना आपकी सुविधा है, जितना भी आपकी इच्छा है, प्लीज़ इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल डिग्रेडेशन को लेकर, ठीक है। पहले हम ये समझेंगे कि सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होता है, फिर उसके बाद ये समझेंगे कि सॉइल को कंजर्व किस तरीके से करना है, ठीक है। इन अ ब्रॉड सेंस, सॉइल डिग्रेडेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी when the nutritional status declines and the depth of the soil goes down due to erosion and misuse, ठीक है। तो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है कि जब जो सॉइल का न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ठीक है, यानी कि उसमें जो न्यूट्रिशंस वगैरह हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, और जो डेप्थ ऑफ दी सॉइल है वो नीचे चली जाएगी, गोज डाउन। जैसे कि मैंने आपको अबाउट दी सॉइल प्रोफाइल में समझाया था कि डिफरेंट लेयर्स की डेप्थ होती है, ठीक है। अगर वो डेप्थ जब कम हो जाए तब, या फिर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कम हो जाए तब हम कहेंगे कि सॉइल जो है वो डिग्रेड कर गई है, ठीक है। और ये होता है आपके इरोजन की वजह से और जो सॉइल है उसकी मिसयूज की वजह से। सॉइल डिग्रेडेशन इज द मेन फैक्टर लीडिंग टू द डिप्लीटिंग सॉइल रिसोर्स बेस इन इंडिया। सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया में जो सॉइल रिसोर्स का बेस है वो डिक्रीज कर रहा है, वो डिप्लीट कर रहा है, यानी कि कम हो रहा है। The degree of soil degradation varies from place to place according to the topography, wind velocity and amount of the rainfall, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो ये सॉइल डिग्रेडेशन है ये हर जगह पर समान रूप से होता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, समान रूप से नहीं होता है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी वेरी करता है, विंड वेलोसिटी के आधार पर वेरी करता है और वहां पर कितनी बारिश होती है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। ये फैक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं अभी धीमे हम जब बात करेंगे आगे जाके तो आप चीज़ें अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन को लेकर। सॉइल इरोजन क्या होता है? वैसे ये बचपन से आप लोग इस टर्म को पढ़ते समझते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया है तो उसको देख लेते हैं। देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, यानी कि जो सॉइल कवर है, सॉइल कवर का मतलब आप कह सकते हैं कि जो टॉप सॉइल है उसका भी जो अपर पार्ट है वो, ठीक है, टॉप सॉइल का जो अपर पार्ट होता है दैट इज नोन एज द सॉइल कवर, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रक्ट होता है यानी कि उसको अगर नुकसान पहुंचता है तो उसको बोला जाता है सॉइल इरोजन। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड द इरोजनल प्रोसेसेस ऑफ रनिंग वाटर
एंड विंड गो ऑन साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखिए दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस है कि जिससे सॉइल बन रही है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो हमने बात की थी कि किस तरीके से जो नीचे बेड रॉक होता है उसके ऊपर पेरेंट रॉक होता है, उसके बाद धीमे धीमे किस तरीके से जो है वो सॉइल बनती है। ठीक है, एक तो प्रोसेस वो है। और दूसरी प्रोसेस ये है इरोजन की प्रोसेस। ठीक है, इरोजन की प्रोसेस होती है बाय रनिंग वाटर एंड विंड। ठीक है, इसलिए देखिए यहां पर जैसे ही रनिंग वाटर और विंड आया उससे आप ये समझ जाएंगे कि विंड वेलोसिटी का और अमाउंट ऑफ रेनफॉल का फर्क क्यों है। ठीक है, यानी कि इसका असर क्या है अमाउंट ऑफ इरोजन के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ये प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करता है। ठीक है, लेकिन तो यहां पर वही दिखाया गया है कि दो प्रोसेस चलती रहती हैं। एक प्रोसेस से क्या है कि सॉइल फॉर्म हो रही है और दूसरी प्रोसेस से क्या है कि फॉर्म इरोड हो रही है सॉइल। ठीक है, जो सॉइल है वो इरोड हो रही है। ठीक, अब जनरली क्या होता है कि इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक बैलेंस होता है। ठीक है, यानी कि सॉइल बन भी रही है, सॉइल इरोड भी हो रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस इज सेम एज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल्स टू द सॉइल लेयर। तो जनरली बात की जा रही है कि जनरली क्या होता है कि जो प्रोसेस है, ये दोनों की दोनों प्रोसेस है, यानी कि आपकी प्रोसेस कौन कौन सी है। एक तो प्रोसेस है आपकी सॉइल फॉर्मेशन की। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा हो रहा है सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन से क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऐड होंगे और यहां से क्या होंगे, इस वाले से जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव होंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जब एक बैलेंस में चलती है तो पार्टिकल्स ऐड और पार्टिकल्स रिमूव जो है वो लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सॉइल है वो जो उसका जो लेवल बना हुआ है, जो स्टेटस बना हुआ है वो बराबर रहता है। लेकिन कभी कभी क्या है, समटाइम्स सच अ बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स लीडिंग टू अ ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है और जो रिमूवल का रेट है, ठीक है, जो रिमूवल का रेट है या फिर आप इसको कह सकते हैं इरोजनल रेट। ठीक है, इसको आप इरोजनल रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिमूवल का रेट या जो इरोजनल रेट है वो आपका कभी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू फॉर्मेशन रेट। ठीक, अब फॉर्मेशन रेट से क्या हो रहा था कि पार्टिकल जो थे वो ऐड हो रहे थे। ठीक है, और रिमूवल रेट से क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। तो रिमूवल रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि पार्टिकल ज्यादा रिमूव हो जाएंगे एज कंपेयर टू द एडिशन ऑफ पार्टिकल्स। तो इससे क्या है कि जो ज्यादा मिट्टी है, जो ज्यादा सॉइल है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों तरीके से हो सकता है, नेचुरल फैक्टर से भी है और ह्यूमन फैक्टर से भी है। ठीक है, नेचुरल फैक्टर का मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि कभी बारिश वगैरह होती है, रेन होती है, या कभी हाई स्पीड में विंड बहती है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कैसे, देखिए जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ लैंड भी बढ़ रही है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन इज रिमूव्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर कल्टिवेशन, फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स एंड फॉर वेरियस अदर नीड्स। ठीक है, कि जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मानव जनसंख्या बढ़ रही है, तो जमीन की जो मांग है, जो लैंड की डिमांड है वो बढ़ रही है और हमारे जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है या फिर जो अदर नेचुरल वेजिटेशन है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं और उसका हम लोग यूज कर रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, यानी कि मकान वगैरह बनाने के लिए लोगों का मिट्टी का यूज, जमीन का यूज किया जा रहा है। कल्टीवेशन के लिए, यानी कि वहां पर अब क्रॉप्स वगैरह लगाई जाएंगी, क्योंकि ज्यादा अगर लोग हो गए हैं, पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो गई है, तो उनकी जो फूड डिमांड है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इसलिए भी वो किया जाएगा। फिर ग्रेजिंग एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए, और या फिर और भी कोई अदर नीड्स हो सकती है जिसके लिए हम लोग लैंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद नीचे कुछ चीजें यहाँ पर समझाई गई है जिनके लिए थोड़ा सा डायग्राम वगैरह की जरूरत है, तो इसको मैं आपको वहां पर दिखाता हूं डायग्राम के साथ। ठीक है, देखिए, विंड एंड वाटर आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिमूव सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट। ठीक है, तो विंड से भी हो सकता है और वाटर से भी हो सकता है, जैसे कि आपको बता रहा था रेन के केस में। ठीक है, बारिश के केस में जो है वो इसी तरीके से होगा। विंड इरोजन जो है वो कहां पर है, जहां पर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन में क्या है कि बारिश कम होगी तो वहां पर विंड जो है वो ज्यादा डोमिनेट करेगी। इन रीजन्स विद हैवी रेनफॉल, जहां पर बारिश ज्यादा है और जहां पर स्टीप स्लोप्स है, यानी कि जहां पर जो ढलान है वो ज्यादा है,
तो इरोजन बाय रनिंग वाटर इज मोर सिग्निफिकेंट। तो अब यहां पर आप दो एरिया के बारे में समझ गए, ठीक है। कौन कौन से दो एरिया के बारे में आप समझ गए? एक तो एरिया ऐसे हैं जो एरिड और सेमी एरिड है, ठीक है। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं एरिड एंड सेमी एरिड, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में क्या है कि इरोजन बाय विंड जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। और दूसरे एरियाज ऐसे हैं जहां पर मोर रेनफॉल है, मोर रेनफॉल, मोर रेन लिख सकते हैं, एंड जहां पर स्टीप स्लोप्स है, ठीक है। स्टीप स्लोप जहां पर है, ढलान ज्यादा जहां पर है, वहां पर वाटर की वजह से इरोजन जो है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। चलिए, वाटर इरोजन विच इज मोर सीरियस एंड occurs extensively in different parts of India takes place mainly in the form of शीट एंड गली इरोजन, ठीक है। वाटर इरोजन जो होता है, जो वाटर की वजह से इरोजन होता है, ठीक है, जो आपके ज्यादा पार्ट ऑफ इंडिया में होता है और जो ज्यादा सीरियस भी है, वो आपका शीट इरोजन और गली इरोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब शीट इरोजन और गली इरोजन क्या है, देखिए, इसी के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाने की बात कर रहा था। ये देखिए डायग्राम, दिस इज योर शीट इरोजन। इसको यहां से रब कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप। देखिए, ये है शीट इरोजन। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टॉप लैंड है, जो टॉप सॉइल है, वो इस तरीके से शीट्स के फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से दिखता है, दिस इज योर शीट इरोजन, ठीक। यहाँ पर आपने इस तरीके का भी, जब बारिश वगैरह होती है और इस तरीके का कोई, अगर आपने फील्ड वगैरह देखा हो, कोई फार्म वगैरह देखा हो, तो वहां पर हो सकता है कि आपने इस तरीके का देखा भी हो, ठीक है। शीट इरोजन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर अ हैवी शावर एंड अ सॉइल रिमूवल इज नॉट इजीली नोटिसेबल। बहुत ज्यादा आपको इजीली नोटिसेबल नहीं होता है, बट इट इज हार्मफुल सिंस इट रिमूव्स फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल, ठीक है। हार्मफुल ये है क्योंकि ये जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है उसको रिमूव कर देता है। दूसरा है गली इरोजन इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स। गली इरोजन जो है वो ज्यादातर स्टीप स्लोप्स में होता है। देखिए, दिखता किस तरीके का है, इस प्रकार का। ये जो बड़ी सी यहाँ पर बीच में बनी हुई है, दिस इज और गली, ठीक है। ये गली बनी हुई है। गलीज डीपन विद रेनफॉल, cut the agricultural lands into small fragments and makes them unfit for cultivation, ठीक है। और ये गलीज वगैरह जो है ये डीप होती चली जाती हैं, और जैसे रीजन जहां पर लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रिवाइंस है, उनको बोला जाता है बेडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। दीज आर योर गलीज, ये जो बना हुआ है दिस इज योर गलीज, ठीक है। और जहां पर इस तरीके की डीप गलीज बहुत ज्यादा होती हैं उसको बोला जाता है बेडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। रेवाइंस आर वाइड स्प्रेड इन दी चंबल बेसिन। हम लोगों को पता है कि चंबल में इस तरीके की चीजें जो है वो ज्यादा है, जो हमारा चंबल का रीजन है, ठीक है, वहां पर इस तरीके की चीजें ज्यादा है क्योंकि वहां पर इस तरीके के रेवाइंस या जो बेडलैंड फॉर्मेशंस हैं, जो बेडलैंड टोपोग्राफी है, वो ज्यादा है, ठीक है। और भी ये पाए जाते हैं तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कंट्री जो है वो हर साल 8000 हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है वो रिवाइंस को लॉस कर रही है, यानी कि हर साल 8000 हेक्टेयर की लैंड में जो है ये रिवाइंस बन रहे हैं, यानी कि इस तरीके गलीज वगैरह है जो वो बन रहे हैं। और इसका कारण क्या है? दिस इज ऑल अबाउट योर इरोजन। इरोजन हो रहा है, और स्पेसिफिकली ये सारा का सारा ध्यान रखिएगा, शीट इरोजन है चाहे आपका गलीज इरोजन है, ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज योर ड्यू टू वाटर, ठीक है। वाटर की वजह से जो इरोजन है उसकी वजह से हो रहा है, ये विंड की वजह से इस तरीके के इरोजन जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Soil erosion is a serious problem for Indian agriculture and its negative effects are seen in other spheres also. Eroded materials जो है they are carried down to rivers and they lower down their carrying capacity, क्योंकि अब ये जो eroded materials है जब ये नदी में जाते हैं तो ये उनकी carrying capacity को कम करते हैं और इससे frequent floods आते हैं। frequent floods किस तरीके से आते हैं कि जब किसी नदी में, ठीक है, जब किसी रिवर में क्या है कि ज्यादा ये इस तरीके के पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। और कहीं पर क्या होता है कि नदियां, मान लीजिए उसका स्लोप अगर कम है, अगर नदी का स्लोप बहुत ज्यादा है तो ठीक है, वो पानी सारा का सारा उसमें बह जाएगा, पानी के साथ सारा मटेरियल। अगर कहीं पर स्लोप कम होता है तो नदी क्या करेगी? नदी उसको फिर करना शुरू कर देगी डिपॉजिट, ठीक है। और डिपॉजिट जैसे जैसे करेगी तो उसका जो कोर्स है, रिवर का कोर्स है, वो चेंज करेगा, ठीक है। कोर्स चेंज करेगा, और कोर्स चेंज करने की वजह से क्या हो सकता है कि जो एडजॉइनिंग एरियाज है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा? फ्लड आ सकती है, बाढ़ जो है वो आ सकती है, ठीक है। और बाढ़ आएगी तो उससे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नुकसान पहुंचेगा, डैमेज होगा। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी एक मेजर कॉज है, एक मुख्य कारण है सॉइल इरोजन का। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स है दे केप द सॉइल्स बाउंड इन लॉक्स ऑफ रूट्स एंड दस प्रिवेंट इरोजन। यानी कि जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितने ज्यादा पेड़ होंगे, उसकी वजह से क्या है
कि मिट्टी जो है, जो सॉइल है वो बंधी हुई रहेगी, सॉइल जो है उनकी रूट्स में बंधी हुई रहेगी। अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, यानी कि पेड़ वगैरह को अगर काट दिया गया तो मिट्टी में अब इस तरीके का कुछ बंधने के लिए नहीं है, ठीक है, वो बाइंड नहीं रहेगी, वो फ्री हो जाएगी। और जैसे ही उसमें पानी वगैरह आएगा, चाहे विंड की वजह से है या फिर उसमें पानी वगैरह बहेगा बारिश की वजह से, तो वो इरोड हो जाएगी और उसकी जो टॉप लेयर है, जो टॉप कवर है, वो फ्लो कर जाएगा, वो बह जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फॉरेस्ट में जो है, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह है, ये ह्यूमस भी ऐड करते हैं। दे ऐड ह्यूमस टू द सॉइल बाय शेडिंग लीव्स एंड ट्विग्स, ठीक है। जो लीव्स वगैरह है, जो छोटे उसमें आप कह सकते हैं कि ब्रांचेस वगैरह हैं, छोटी ब्रांचेस जिनको बुलाता है ट्विग्स, ठीक है। तो ये छोटे लीव्स और ब्रांचेस जो हैं वो आपके मिट्टी में जाते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, तो वहां से ये ह्यूमस भी ऐड करते हैं। तो यानी डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है तो उससे दो नुकसान है। पहली चीज तो यह है कि मिट्टी जो है वो अब जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों से बंधी हुई नहीं है, तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। और दूसरा यह है कि ये ट्विग्स और लीव्स वगैरह इस तरीके के उसको नहीं मिलेंगे, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो ह्यूमस में भी कमी आएगी। तो forests have been denuded practically in most parts of India, but their effect on soil erosion are more in the hilly parts of the country. तो हिली पार्ट्स में इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। वैसे तो सारे के सारे जगह पे ही क्या है, आज की डेट में जो फॉरेस्ट है उनको डिन्यूट कर दिया गया है, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। हिली पार्ट्स में होने का कारण बेसिकली ये है कि हिली पार्ट्स में क्या होता है कि स्लोप्स वगैरह जो है वो ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इरोजन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्या दिया गया देखिए, अ फेयरली लार्ज एरिया ऑफ एरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन्स ऑफ इंडिया इज बिकमिंग सेलाइन बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन। ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, इरिगेशन तो ठीक है, लेकिन अगर हम ज्यादा इरिगेशन करते हैं, ओवर इरिगेशन करते हैं, तो उससे हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो सेलाइन बन रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि जो सॉल्ट्स वगैरह है, जो हमारा वाटर है, उसके साथ साथ सॉल्ट्स भी आते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो ऐसा जब बिल्कुल डिमिनरलाइज्ड वाटर तो है नहीं, ठीक है, हम नॉर्मल वाटर का यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल वाटर में क्या है कि सॉल्ट्स भी होते हैं, और धीमे धीमे वो सॉल्ट जो है वो मिट्टी में इकट्ठा होते जाते हैं, और उससे क्या है कि मिट्टी जो है या सॉइल जो है वो सेलाइन बन जाती है। द सॉल्ट्स लॉस्ट इन द लोअर प्रोफाइल्स ऑफ सॉइल्स कम अप टू द सरफेस एंड डिस्ट्रॉय इट्स फर्टिलिटी। और ये भी मैंने पिछली बार भी आप लोगों को एक चीज समझाई थी, द कंसेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी, की किस तरीके से नीचे से, ठीक है, किस तरीके से नीचे से क्या होता है कि नीचे की प्रोफाइल से पानी ऊपर आता है और उसके साथ साथ सॉल्ट ऊपर आता है, ठीक है। और जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचता है, टॉप कवर पे पहुंचता है, तो पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, और जो सॉल्ट है वो वहां पर रह जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर आल्सो हार्मफुल टू द सॉइल। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसमें भी काफी सारे सॉल्ट्स होते हैं। हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स को अगर यूज नहीं कर रहे हैं और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर यूज कर रहे हैं, तो ये भी मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए हार्मफुल है। Unless the soil gets enough humus, chemicals harden it and reduces its fertility in the long run, ठीक है। अगर उसमें ह्यूमस ऐड होता रहेगा तो धीमे धीमे क्या होता है कि केमिकल्स का जो असर है, ठीक है, वो एक तरीके से नलीफाई होता रहेगा। लेकिन अगर उसमें ह्यूमस ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करते जा रहे हैं, तो केमिकल जो है वो धीमे धीमे मिट्टी को क्या कर देते हैं, हार्ड बना देते हैं, और उसकी जो फर्टिलिटी है वो लंबे समय में, अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, तो वो कम हो जाती है, ठीक है। This problem is common in all the command areas of the river valley projects, which were the first beneficiaries of the green revolution, ठीक है। कमांड एरिया का मतलब वो होता है, किसी भी रिवर वैली प्रोजेक्ट का कमांड एरिया वो है कि जितने एरिया में उसका पानी जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो डैम्स वगैरह में यूज हो रहा है, चाहे वो इरिगेशन वगैरह में यूज हो रहा है, दैट कंप्लीट एरिया इज नोन एज द कमांड एरिया। अब ये बोला जा रहा है कि इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो कमांड एरियाज में सबसे ज्यादा है, और वो कमांड एरियाज ही ऐसे एरियाज थे जहां पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो हरित क्रांति है, उसका सबसे ज्यादा फायदा या सबसे पहला जो फायदा है वो वहीं पर मिला था। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग काफी बातें अब तक कर चुके हैं, ठीक है, और कोर्सेज में भी हम लोग सब जगह बातें इसकी कर रहे हैं, तो आप लोगों को आई होप इसके बारे में पता होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का हम लोग यूज करते थे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करने पर हमें जरूरत होती थी पानी की, ठीक है, यानी कि ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती थी, और साथ ही साथ वो कुछ इस तरीके की वैरायटी ऑफ सीड्स थी जिनके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती थी और पेस्टिसाइड्स वगैरह की जरूरत होती थी, बिकॉज जो वो क्रॉप्स होती थी दे वर वेरी मच प्रोन टू पेस्ट, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए क्या था कि हाई यील्डिंग वैरायटी से बेसिकली ये था कि पैदावार तो ज्यादा होती थी, लेकिन पानी वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनकी जरूरत भी जो थी वो ज्यादा होती थी। तो इन सब की वजह से क्या है कि ये जो सॉइल का नुकसान है वो पहुंचा है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड इन इंडिया जो है
उसमें किसी ना किसी प्रकार का डिग्रेडेशन तो है ही है, ठीक है, आधे से ज्यादा लैंड में। इसके बाद देख लीजिए, एवरी ईयर इंडिया लूजेज मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉइल and its nutrients to the agents of its degradation which adversely affects our national productivity। तो हर साल मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉइल जो है और उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बेसिकली खोते जा रहे हैं, ठीक है, और किसकी वजह से खो रहे हैं, यही जो इसके एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन है उनकी वजह से। सो इट इज इंपेरेटिव टू इनिशिएट इमीडिएट स्टेप्स टू रिक्लेम एंड कंजर्व सॉइल। तो यहां पर इसलिए बोला जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि हम इस तरीके के कुछ इमीडिएट स्टेप्स उठाएं, ठीक है, कुछ तुरंत कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे हम मिट्टी को रिक्लेम कर सकें। रिक्लेम का मतलब है कि रिकवर कर सकें और कंजर्व कर सकें, यानी कि उसका बचाव जो है वो कर सकें, ठीक है। तो यहां पर कुछ मेथड्स वगैरह की बात अभी बताई जाएगी आपको। देखिए फिलहाल सॉइल कंजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं। सॉइल इरोजन एंड एग्जॉशन आर कॉज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। सॉइल इरोजन भी जो है और जो उसका एग्जॉशन है, यानी कि जो वो खत्म होती जा रही है, वो ह्यूमंस द्वारा ही किया जाता है। तो बाय कॉरोलरी दे कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस ही अगर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ह्यूमंस ही उसको बचा भी सकते हैं। नेचर हैज इट्स ओन लॉज ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस। जैसे मैंने आपको बात करी थी कि सॉइल फॉर्मेशन हो रही है और सॉइल इरोजन हो रहा है, दोनों का रेट जो है वो नेचर द्वारा बैलेंस किया गया है। लेकिन कभी कभी हमारे कारणों की वजह से, मतलब हमारे कुछ कार्यों की वजह से, कुछ हमारे कामों की वजह से क्या है कि जिस तरीके से हम लैंड को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो नेचर ऑफर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूमंस टू डेवलप देयर इकोनॉमी विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो नेचर हमें इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर है वो प्रदान करता है कि हम अपना जो इकोनॉमी है उसको डेवलप कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, जो पर्यावरण में एक संतुलन बना हुआ है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए भी हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम कभी कभी उसको नुकसान जरूर पहुंचा देते हैं। तो इसके बाद लिखा गया है सॉइल कंजर्वेशन क्या है। सॉइल कंजर्वेशन इज अ मेथोडोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड एग्जॉशन एंड इंप्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन यही है कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है, जो सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करना है, और जो सॉइल की डिग्रेडेड कंडीशन है उसको सुधारना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। सॉइल इरोजन इज एसेंशियली एग्रीवेटेड बाय फॉल्टी प्रैक्टिसेस, ठीक है। सॉइल इरोजन जो है वो किस वजह से बढ़ता है, जो फॉल्टी प्रैक्टिसेस की जाती है, यानी कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस की जाती है उसकी वजह से। द फर्स्ट स्टेप इन एनी रैशनल सॉल्यूशन इज टू चेक ओपन कल्टिवेबल लैंड्स ऑन स्लोप्स फ्रॉम फार्मिंग, ठीक है। जो स्लोप्स वगैरह हैं, जो ढलान वगैरह हैं, वहां पर जो कल्टिवेबल लैंड्स हैं उनको चेक करना जरूरी है। ऐसी लैंड्स जहां पर जो स्लोप का ग्रेडियंट वो 15 से 25% से ज्यादा है, उसको कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। और अगर लैंड को यूज किया जा भी रहा है, अगर इस तरीके की लैंड को जहां पर जो ग्रेडियंट है वो 15 से 25% से ज्यादा है, अगर उसको यूज किया भी जा रहा है तो वहां पर टेरेसेस बनाए जाने जो है वो जरूरी है। टेरेसेस शुड केयरफुली बी मेड। अभी टेरेसेस क्या होते हैं ये देखिए, इस तरीके का आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा, स्पेसिफिकली ये होता है पहाड़ों में, ठीक है। और इस तरीके की जो आपकी फार्मिंग है इसको बोला जाता है टेरेस फार्मिंग, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये पूरा का पूरा इस तरीके का स्लोप होगा। अब इस स्लोप में इन्होंने काट के इस तरीके से ये टेरेसेस बना दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो हमारा रन ऑफ है, अगर रन ऑफ इस तरीके से होगा, जैसे कहीं बारिश पड़ेगी तो इस तरीके से जो रन ऑफ है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो सॉइल कंजर्वेशन है वो होगा और सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है कि ओवर ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अफेक्टेड द नेचुरल कवर ऑफ लैंड एंड गिवन राइज टू एक्सटेंसिव इरोजन। ओवर ग्रेजिंग यानी कि पशुओं द्वारा अगर हम ज्यादा अगर खेत चरा रहे हैं तो उससे भी नुकसान होगा, क्योंकि उससे फिर क्या है कि वही वेजिटेशन वगैरह कम हो जाएगा और उसकी वजह से भी इरोजन हो सकता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हम लोगों ने बात की है, जो स्लैश एंड बर्न एक तरीके से एग्रीकल्चर होता है, जिसमें एक जमीन में, एक लैंड में कुछ समय के लिए क्रॉपिंग वगैरह की जाती है, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो भी नुकसान पहुंचाती है और उससे भी क्या है कि जो इरोजन है वो बढ़ रहा है। तो इट शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय एजुकेटिंग विलेजर्स अबाउट द कंसिक्वेंसेस। तो ये चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए, ओवरग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के अगर स्लोप्स है तो वहां पर टेरेस फार्मिंग के थ्रू आपको फार्मिंग करनी है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले लोग हैं, उनको एजुकेट किया जाना चाहिए और इनके जो कंसिक्वेंसेस हैं, यानी कि जो इनके परिणाम है, उनके बारे में उनको बताया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसमें एक दो चीजें और दी गई हैं।
जो अलग अलग थोड़े से मेथड दिए गए, जैसे कि कंटूर बंडिंग है, कंटूर टेरेसिंग है, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री है, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, cover cropping, mixed farming and crop rotation are some of the remedial measures which are often adopted to reduce soil erosion. ठीक है, कंटूर बंडिंग क्या होता है? देखिए इस तरीके का आपने कहीं पर फार्म में देखा होगा कि कहीं पर हम क्या करते हैं कि इस तरीके से मिट्टी को ऐसे उठा देते हैं ऊपर, ठीक है, और इससे क्या है कि यहां पर फिर उस उठे हुए रीजन में हम लोग इस तरीके से क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए फ्लैट अगर ये लैंड होगी और इसके ऊपर अगर हम लोग क्रॉप उगाएंगे, ठीक है, तो जब बारिश पड़ेगी अब ये स्लोप वाली लैंड होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि मतलब वहां पर यूज किया जाता है जहां पर थोड़ा बहुत भी स्लोप है, ठीक है। अब स्लोप अगर होगा तो क्या है कि अगर फ्लैट लैंड होगी, फ्लैट लैंड अगर होगी तो उसके ऊपर पानी अगर पड़ेगा, जब बारिश होगी पानी पड़ेगा तो ऊपर से वो पूरा का पूरा जो है वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से हम कंटूर्स बनाते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा इसको रेस करके यहां पर इसके ऊपर क्रॉप उगाएंगे तो पानी का जो फ्लो है वो ऐसा ज्यादा नहीं होगा, और इस रीजन में जनरली क्या होता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी फिर धीमे धीमे यहां से सीप डाउन करेगा अंदर, तो उससे क्या है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर जो है वो बना हुआ रहेगा। अगर आप इसको ऐसा नहीं करते हैं, अगर फ्लैट आप उसको बनाते हैं तो पानी जो है वो अंदर नहीं जाता, ज्यादा पानी जो है वो मिट्टी के अंदर परमिनेट नहीं होता है और वो सीधे जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये है। काउंटर टेरेसिंग मैंने आपको समझा दिया, जिस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है वही है। रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री का मतलब है कि फॉरेस्ट को आपने रेगुलेट करना है, ज्यादा फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो है वो नहीं करना है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग यानी कि ग्रेजिंग भी ज्यादा नहीं करवानी है। इसके बाद एक चीज होती है कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग ये है कि आपको कुछ इस तरीके की क्रॉप्स उगानी है जो बेसिकली आपका न्यूट्रिएंट्स को भी बचाए और दूसरा सॉइल इरोजन में भी हेल्प करे, ठीक है। जैसे कि यहां पर कुछ कवर क्रॉप्स हैं, इसका न्यूट्रिएंट कैप्चर दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए लेट समर का टाइम है तो वहां पर जो नीचे से मिट्टी में जो जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो प्लांट को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद जिस समय यहां पर कोई फसल नहीं है तो ये जो कवर क्रॉप्स वगैरह होंगी उसकी वजह से क्या है कि मिट्टी जो है वो अपना सॉइल को, ये न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करेगी, और उसके बाद जब हम दोबारा इसमें दूसरी फसल उगाएंगे लेट स्प्रिंग में तो फिर से ये जो यहाँ से इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से प्लांट को मिलने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, कवर क्रॉप्स कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप बाय टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स दैट रिमेन इन द सॉइल एंड होल्डिंग देम इन प्लांट टिश्यूज until they are released in the next spring when they can be used for the following crop, ठीक है। तो कवर क्रॉप्स का बेसिकली यही काम होता है। और एक जो बड़ी फेमस कवर क्रॉप है दैट इज योर सोरघम, ठीक है। सोरघम जो है वो बहुत ही फेमस कवर क्रॉप है जिसको आई थिंक बाजरा भी बोलते हैं, राइट, यस, बाजरा जिसको बोला जाता है सोरघम, इसको यूज किया जाता है फॉर योर एज अ कवर क्रॉप। और कवर क्रॉप का बेसिकली यही पर्पज होता है कि वो इरोजन में भी हेल्प करती है, वो आपके वीड कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, वो आपके मिट्टी के न्यूट्रिएंट को भी बनाए रखने में हेल्प करती है। तो इसके काफी सारे जो है वो फायदे हैं ऑफ दी कवर क्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग आप लोग समझते ही हैं कि एक अगर लैंड में अगर ऑल्टरनेटिव लाइंस में अगर अलग अलग क्रॉप उगाई जाती है तो दैट इज योर मिक्स्ड फार्मिंग। और क्रॉप रोटेशन का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ही लैंड पर अलग अलग सीजन में अगर अलग अलग क्रॉप उगाई जा रही है तो दैट इज योर क्रॉप रोटेशन, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बाकी चीज बता दी, मुझे आप ये बताइएगा कि मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन से किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आप इन दोनों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन से किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है सॉइल इरोजन से, ठीक है। चलिए आगे, इसमें लास्ट का पार्ट थोड़ा सा और दिया गया, ये भी देख लीजिए। एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिवेंट गली इरोजन एंड कंट्रोल देयर फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि गली इरोजन वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। फिंगर गलीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेरेसिंग। फिंगर गलीज का मतलब होता है जो छोटी गलीज बनती है स्टार्टिंग में। और इन बिगर गलीज द इरोसिव वेलोसिटी ऑफ वाटर में बी रिड्यूस बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सीरीज ऑफ चेक डैम्स। चेक डैम्स वगैरह बना के इसका जो फॉर्मेशन है या फिर आप कह सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है इन द गलीज उसको चेक किया जा सकता है। स्पेशल अटेंशन शुड बी मेड टू कंट्रोल द हेडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द गलीज। गली का जो एक्सटेंशन है इन द हेड डायरेक्शन, हेडवर्ड डायरेक्शन में उसका जो एक्सटेंशन है वो नहीं बढ़ना चाहिए। एंड दिस कैन बी डन बाय गली प्लगिंग, टेरेसिंग और बाय प्लांटिंग कवर वेजिटेशन। तो वही सारी की सारी चीजें हैं, टेरेसिंग है, आपका कवर वेजिटेशन उगा के है, इससे आप जो हेडवर्ड एक्सटेंशन है यानी कि गलीज को आप बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज की अगर हम बात करें तो एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट कल्टिवेबल लैंड्स फ्रॉम एनक्रोचमेंट बाय सैंड ड्यून्स,
थ्रू डेवलपिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब वही होता है कि फॉरेस्ट में अगर हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को उगा रहे हैं साथ में, तो दैट इज योर एग्रो फॉरेस्ट्री। उससे क्या है कि जो सैंड ड्यून्स है उनका एंक्रोचमेंट वहां पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की बात की जा रही है, क्योंकि यहां पर बारिश नहीं होती है। बाकी रीजन में जहां पर बारिश होती है वहां पर क्या चीज है वो मैंने आपको बता दी। सेमी एरिड और एरिड रीजन में आपको पता है कि जो इरोजन होगा वो ज्यादा किससे होगा, थ्रू द विंड। ठीक है, लैंड्स नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग। वहां पर बेसिकली जो लैंड कल्टीवेशन के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है उनको पास्चर बना देना चाहिए, यानी कि वहां पर थोड़ा बहुत घास वगैरह उगा देनी चाहिए ताकि वहां पर जो आपके पशु वगैरह हैं वो चर सके। Experiments have been made to stabilize sand dunes in western Rajasthan by the Central Arid Zone Research Institute। इस तरीके का जो एफर्ट्स है, जो इनिशिएटिव है वो लिए गए हैं कि वहां पर जो सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं राजस्थान में। सैंड ड्यून्स बेसिकली क्या है, सैंड ड्यून्स आर योर लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन बाय द विंड। ठीक है, और डेजर्ट एरियाज में, एरिड सेमी एरिड एरियाज में होते हैं। हमने अपनी जो पिछली बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां पर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड पढ़े हैं, वहां पर हमने सैंड ड्यून्स की बात की है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पर तो खैर उसको कवर नहीं करूंगा, जैसे कि बरचान्स हैं, सीप्स हैं, पैरेलल ड्यून्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें वहां पर है, दे आर ऑल योर सैंड ड्यून्स ओनली। आगे देख लीजिए, द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ प्लान्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है इसने कुछ अलग अलग प्लान बनाए हुए हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लिए। दीज प्लान्स आर बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड द सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल। ठीक है, इवन दीज प्लान्स आर फ्रेगमेंटल इन नेचर, बहुत ज्यादा अच्छे प्लान नहीं है, मतलब इनका ज्यादा एज सच क्या है कि कंसोलिडेटेड प्लान नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग देयरफॉर सीम्स टू बी द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड लैंड यूज होना चाहिए, तभी जो है सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। लैंड शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, की लैंड की कैपेबिलिटी कितनी है। लैंड यूज मैप्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड लैंड शुड बी पुट टू राइट यूजेस। ठीक है, द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द कंजर्वेशन ऑफ लैंड विल रेस्ट ऑन द पीपल हु ऑपरेट इट एंड रिसीव द बेनिफिट्स। यानी कि अगर गवर्नमेंट वगैरह सारा का सारा प्लान बनाती भी है, कुछ इस तरीके के प्लान पॉलिसीज वगैरह बनाती भी है, लेकिन जो कंजर्वेशन को अचीव करना है उसकी मुख्य जिम्मेदारी जो है, या आप कहेंगे कि जो अंतिम जिम्मेदारी है, जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन्हीं लोगों की है जो इसका यूज करते हैं, जो इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं और जो इससे फायदे जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉइल। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स वगैरह करते रहिए ताकि हमें पता लगे कि आप लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को कोई और बात शेयर करनी है, हमसे कुछ चीज पूछनी है या कुछ बताना है, तो उसके लिए भी आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज okul.cu@gmail.com। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सिर्फ एक लास्ट चैप्टर इस बुक का बचा हुआ है, दैट इज योर अबाउट द नेचुरल हजार्ड्स। ठीक है, उस पार्ट को, उस बुक को हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।